मैंने हमेशा जब भी अपनी स्पीचेस की हैं, जब भी मैंने मुतल्लिका इदारों से बात की है, तो मुझे यही उनकी बातों से लगा है कि डिफेंस उनके लिए सोने की चिड़िया है। और स्पेशली आपने देखा होगा बारिश में, बरसाती नाला सिस्टम ही नहीं है। सियासी लोगों से ये पूछें आपने काम क्या किया, कितने फंड मिले थे। मैं समझता हूँ बिलावल ज़रदारी साहब तो लंदन में किसी होटल में जॉब कर रहे होते। शहबाज शरीफ साहब तो मैं समझता हूँ कि एक मेंटल केस है, उन्हें खुद नहीं पता होता वो क्या बोल रहे होते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं राइल और आप देख रहे हैं हमारी वेब नाज़रीन। आज मैं आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जिनका ताल्लुक मीडिया से भी रहा है, बिज़नेस से भी रहा है और साथ ही साथ PTI से भी उनका ताल्लुक है। करंट वो MP हैं और उनके हलके में बहुत ही पोश इलाके भी आते हैं और बहुत सारी कॉलोनीज़ भी आती हैं। तो उनसे आज हम बात करेंगे कि ये जो उनके हलके में जो एरियाज़ आते हैं उनके क्या मसले मसाइल हैं और वो उनको बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं या क्या कर रहे हैं और मज़ीद किस तरह से अपने हलके को बेहतर बना सकते हैं। तो मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ मिस्टर शहजाद कुरैशी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले तो मैं आपसे एक ही सवाल सबसे करते हैं। आप सियासत में, मीडिया में काम किया, बिजनेस भी करते हैं आप, सियासत में आने की कोई ख़ास वजह? देखिए, सियासत में आने की बहुत सारी वजूहत थी और मैं रिवायती जुमला नहीं बोलूँगा कि मुझे बचपन से ही शौक़ था, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो मुल्क की सूरत हाल चल रही थी और ऑब्वियसली बचपन से एक चीज़ का शौक़ था कि सोशल बहुत था, लोगों से मिलना, और जो मेरी मीडिया की जॉब थी उसमें भी लोगों से मिलना, बिज़नेस कम्युनिटी से मुख्तलिफ सोशल वर्क और ये सब चीज़ें तो जारी था। फिर हमने एक चीज़ नोट की कि जो खान साहब का पैगाम था, जो स्पेशली मुझे आज भी याद है कि लाहौर का रेडियो स्टेशन हम लॉन्च करने जा रहे थे और मैं लाहौर गया हुआ था, तो उन दिनों खान साहब का जलसा लाहौर का हो रहा था, 2011 की बात कर रहा हूँ। 2011 में? अच्छा। और वो जो वहाँ मैंने लाहौर का माहौल देखा और लोगों में जोश व खरोश देखा, तो मैंने भी उस जलसे को फॉलो किया। मैंने कहा देखते हैं भाई खान साहब क्या बोल रहे हैं। तो जो खान साहब की जो स्पीच थी ना, वो उस दिन वो कहना चाहिए वो अपना काम कर गई। तो मैंने तय कर लिया कि मेरे दादा ग़ुलाम मुल्क में थे, मेरे वालिद ग़ुलाम मुल्क में थे, इंशाल्लाह मेरी औलाद नहीं होगी। तो एक जो जद्दोजहद थी, जो खान का पैगाम था, जो नैरेटिव था, बस वही लेके 2011 से चल रही। आपके जो एरियाज़ हैं उसमें गलत डिफेंस, क्लिफ्टन वगैरह ये सब आते हैं, कुछ कॉलोनीज़ भी आती हैं, तो इनमें मसले मसाइल क्या है? लोग आते हैं, फिर शिकायत लेके आते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, डिफेंस वालों के साथ जो सबसे बड़ी ज़्यादती हुई ना, वो यही हुई है। बिजली लोड शेडिंग कर लो, ये जनरेटर अफोर्ड कर लेंगे। गैस में इनको तकलीफ दे दो, सिलेंडर ले आएंगे, ये सिलेंडर ले आएंगे। सिक्योरिटी का CCTV कैमरा ना लगाओ, डिफेंस में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिगाड़ दो, तो जितने गार्ड्स होंगे हर आदमी अपने गार्ड्स अफोर्ड कर लेगा। पानी नहीं है तो टैंकर्स महंगे महंगे इनको दो, 12,000, 16,000, 20,000। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने हमेशा जब भी अपनी स्पीचेस की हैं, जब भी मैंने मुतल्लिका इदारों से बात की है, तो मुझे यही उनकी बातों से लगा है कि डिफेंस उनके लिए सोने की चिड़िया है। और जब से मैं आया हूँ मैं ये जद्दोजहद कर रहा हूँ कि पानी के लिए फ़ाइट की, बिजली के लिए फ़ाइट की, CCTV कैमरास के लिए फ़ाइट की, यहाँ पर सेवरेज का सिस्टम नहीं था उसके लिए फ़ाइट की, और उस फाइट के लिए मैंने बहुत सारे मुखालफत भी मोल ली, बहुत सारी परेशानियाँ भी उठाई। और स्पेशली आपने देखा होगा बारिश में, बरसाती नाला सिस्टम ही नहीं है, तो ये पानी कहाँ जाएगा? और एक MPA को मुंतखब हुए हुए 3 महीने या 6 महीने हुए हैं, डिफेंस मैंने तो नहीं बनाया था, डिफेंस तो 60s और 70s की प्लानिंग थी। उस प्लानिंग में सेवरेज सिस्टम ही नहीं है, उसमें पार्किंग ही नहीं है। कमर्शियल इदारे, अब आप मुझे ये बताएं, जितने कमर्शियल एरियाज हैं वहाँ पार्किंग ही नहीं है। हाँ। तो जब पार्किंग नहीं होगी तो गाड़ियाँ लोग अपने सरों पे रखेंगे। तो ये सारी वो पुअर प्लानिंग है जो कि 30-40 साल से हुई, और जिसका पानी का भी यहाँ यही था, लाइन्स ही नहीं है। डिफेंस में 25 से 30% पानी की लाइन ही नहीं है। अब फेज 8 आबाद होने जा रहा है, फेज 8 में लीज का मसला है, फेज 8 में पानी का मसला है। और अब जाके जब हमने शोर शराबा किया तो इन्होंने अब जाके बरसाती नाले प्रॉपर सिस्टम से बना रहे। जिस तरह से डिफेंस की हमने बात की कि यहाँ पर लोग अफोर्ड कर लेते हैं चीज़, लेकिन इसी डिफेंस या क्लिफ्टन के साथ छोटी छोटी कॉलोनीज़ भी हैं जो ऑब्वियसली आपके अंडर आती होंगी। उन कॉलोनीज़ में वो लोग रहते हैं जो शायद टैंकर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, शायद लोड शेडिंग में जनरेटर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए क्या है, क्या क्या कर रहे हैं हम लोग? देखिए, मेरे जो हल्के की कॉलोनीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कंडीशन बहुत बेहतर है, और हमने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत वहाँ बहुत काम करा है, पेवर का काम करा है, लाइंस चेंज कराई है, वाटर की लाइन डाली है, शाह रसूल कॉलोनी है, नीलम कॉलोनी है, आपका पंजाब कॉलोनी के अंदर हमने काफ़ी काम करा है, अपर गिजरी के अंदर करा है, लोअर गिजरी के अंदर हमने काफ़ी हद तक काम करा है। लेकिन वहाँ का प्रॉब्लम है क्या? वहाँ 2 चीज़ों का प्रॉब्लम है। इवन हमने वहाँ पर पानी के टैंकर्स भी अप्रूव करवाए हुए थे। अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी की
मकामी क़यादत हैं और वहाँ नजमी आलम को इन्होंने चेयरमैन बनाया वाटर बोर्ड का, उसके बाद से उन्होंने सियासत का शिकार कर दिया इस पानी को भी। देखिए मेरा बिलीव ये है कि आवाम को अब खड़ा होना पड़ेगा। ये पानी के टैंकर सियासी लोगों से लेना ये इनके मसले का हल नहीं है। सियासी लोगों से ये पूछें आपने काम क्या किया, कितने फ़ंड मिले थे, किस तरीके से काम किया, आपका सियासी नुमाइंदा आपके हल्के में आता है नहीं आता, आपका सियासी नुमाइंदा आपके एक फ़ोन कॉल की दूरी पे है या नहीं है, आपका सियासी नुमाइंदा आपकी सही तरह नुमाइंदगी कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं ये समझता हूँ कि अभी बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, शाह रसूल कॉलोनी है, अपर गिजरी के अंदर भी होने जा रहे हैं। मेरा वो मेरा हल्का पड़ता है तो मुझे इतना पता है कि मैंने वहाँ पर करोड़ों रुपए का काम करा। आपने मीडिया में काम किया, बिजनेस भी करते हैं आप और सियासत भी करते हैं, आपको सबसे बेहतर प्रोफेशन क्या लगा कि यार ये इससे मैं बड़ा मेंटली सेटिस्फाइड हूँ और मुझे आगे यही करना? सियासत को तो मैं इबादत समझता हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर सियासत एक गाली बन गई है। हम सियासतदान को चोर ही समझते हैं, लेकिन मैं इस परसेप्शन को दूर करने की कोशिश करता हूँ कि सारे चोर नहीं हैं, सारे करप्ट नहीं हैं, सारे पैसा खाने वाले नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो आवाम का दर्द भी रखते हैं और आवाम के दरमियान मौजूद भी रहते हैं। मेरी शुरू से ये पॉलिसी ये थी कि मैं कोऑर्डिनेटर के ज़रिए लोगों को डील नहीं करूँगा। मैंने अपने हल्के की आवाम को डायरेक्ट अपना नंबर दिया, खुद हर जगह पहुँचता हूँ और कोई भी मसला हो जो मेरे दायरे इख्तियार में आता है, जो नहीं आता है, उनके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करता हूँ। जिसमें आपका सुई गैस का डिपार्टमेंट है, KE है, CBC है, DHA है, आपका DMC है, सिंध गवर्नमेंट है और मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे हैं लोगों के। इवन ये कि डोमेस्टिक इशूज़ भी कोई आता है मेरे पास तो मेरी पूरी कोशिश होती है, क्योंकि मेरी ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन यही है। मैंने आपसे कहा ना शुरू से ही सोशल वर्क करने का एक जम्स है मेरे अंदर और वही करता आ रहा हूँ। इसके साथ साथ जाहिर बात है हमें पैसे भी कमाने, ईमानदारी के साथ कमाने, अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाना, तो उसके लिए कारोबार भी कर रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने जान ली है कि ये सियासत 24/7 जॉब है। अच्छा सर, आप इतनी सारी सियासत की बातें तो कर ली, 2-3 सवाल में कुछ आपसे रैपिड फायर करना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं, अगर ये लोग सियासत में ना होते तो इनका क्या प्रोफेशन होता? आप समझते हैं कि ये इनका ये प्रोफेशन होता? सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ, 3 नाम बता रहा हूँ, तीनों के आप बताइएगा। बिलावल जरदारी साहब, दूसरे हो गए ये शहबाज शरीफ साहब और तीसरे हो गए शेख रशीद साहब। अगर ये तीनों सियासत में ना होते तो इनका क्या प्रोफेशन होता? मैं समझता हूँ बिलावल जरदारी साहब तो लंदन में किसी होटल में जॉब कर रहे होते और होटल में मेरे ख्याल है वेटर मैनेजमेंट वेटर होते हैं। हाँ वेटर होते हैं। जिस तरीके से वो बातचीत करते हैं तो मेरा ख्याल है ऑर्डर अच्छा आए ना है, उनकी बातों से इंजॉय करते हैं जो खाने के लिए लोग वहाँ रहे। और शहबाज शरीफ साहब तो मैं समझता हूँ कि एक मेंटल केस है, उन्हें ख़ुद नहीं पता होता वो क्या बोल रहे होते हैं, तो वो कुछ भी नहीं होते। वो मोहल्ले के मेरा ख्याल एक काउंसलर होते हैं, क्योंकि उनकी सोच अभी तक वही है। हालांकि इतने साल उन्होंने इक़्तिदार के मज़े लूट लिए, लेकिन अभी तक उनकी सोच वो जाती नहीं है कि बड़े बड़े शूज़ पहन के बारिशों में निकल जाओ और किसी गटर पे खड़े हो जाओ और आस पास से कोई वो कर लो, हबीब जालिब के शेर पढ़ने शुरू हो जाओ और कुछ नहीं तो एक जैसा लिबास बनाओ ताकि लोग कहें देखो यार ये कितना वो है। इनसे कोई पूछे कि आपके घर के अंदर जो करोड़ों रुपए के और ड्रेसेस पड़े हैं, आप अपना घर देखो, हालात देखो, और आप हबीब जालिब की जब शेर व शायरी करते हो तो बड़ा अफसोस होता है। हबीब जालिब ने तो आप जैसे लोगों के लिए तो ये शेर व शायरी की थी जो मुल्क को लूट के खा गए। तो आजकल वो भी हबीब जालिब को और फैज़ अहमद फैज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं। काउंसलर वगैरह होते हैं? काउंसलर होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। और शेख रशीद साहब क्या होते हैं? शेख रशीद साहब फैसलाबाद के स्टेज ड्रामे के अंदर मैं ये समझता हूँ कि जुगत मार रहे थे, क्योंकि उनकी बस जुगते ही चल रही हैं। अब वो भले हमारी पार्टी को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है। वो फैसलाबाद में मैं समझता हूँ कि अमानुल्लाह के साथ या स्टेज शो के अंदर होते, क्योंकि वो जुगते बहुत अच्छी मार लेते हैं। थैंक यू सो मच शहजाद साहब, आपने इतनी सारी हमारे साथ बातें की, इतनी सारी चीज़ें शेयर की, लोगों को वो बताया जो शायद लोगों को नहीं पता कि PTI ने जो है काम किया है कराची के अंदर। क्योंकि लोग यही समझते हैं कि शायद PTI का दौर ज़रूर आया लेकिन कराची के अंदर काम हुआ नहीं, क्योंकि लोगों को शायद नज़र नहीं आता। लेकिन आप जितने अपने हल्के में काम करा सकते हो वो सब आपने बताया, तो थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी web.com को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं हूं राइट गिल, खुदा हाफ़िज़।